Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 24th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, it's our 24th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about group homomorphisms, isomorphism and isomorphic groups. Okay, we actually started off with revising all the concepts of the previous lecture and then moved on to these very important and fundamental concepts. Okay, so group homomorphism क्या चीज़ है और isomorphism क्या होता है और isomorphic groups हम किनको कहते हैं. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है ये हमें बताता है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है. ओके, अगर कोई रिलेशनशिप दो ग्रुप्स में है तो वो किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए और उस रिलेशनशिप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमें ये बताता है. राइट, जैसे कि हमारे पास था कि हमने कहा कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, लेट्स से G1 और G2. ठीक है, इनके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन भी ऑफ कोर्स होगा. लेट्स से इसके ऊपर स्टार है और इसके ऊपर लेट्स से कोई बाइनरी ऑपरेशन जिसको मैं हैश से डिनोट कर देता हूँ. इन दोनों के दरमियान कोई बाइनरी ऑपरेशंस हैं. राइट, अब इनके G1 का एक बाइनरी ऑपरेशन है, G2 का बाइनरी ऑपरेशन है, G1 एक सेट है, G2 एक सेट है. इन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड करना है. तो रिलेशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन होता है. राइट, सो दो सेट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. इसका मतलब ये है कि आप एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर. तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई सेट G1 से G2 के ऊपर. ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया हमारे पास. अच्छा, अब ये सेट के दरमियान में तो हमें एक रिलेशन मिल गया. राइट, फाई G1 टू G2 सच दैट phi is a function or a map. ठीक है, एक रिलेशन मिल गया दोनों सेट्स के दरमियान. लेकिन बाइनरी ऑपरेशन भी तो इन सेट्स के ऊपर मौजूद हैं तभी ये ग्रुप्स बनते हैं, अदरवाइज तो ये जस्ट एक सेट फंक्शन हो जाएगा. ये इसका स्पेशल नाम देने का क्या मकसद है कि होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं हम इसको. तो ये होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि ये सेट के ऊपर भी डिफाइंड है और ये बाइनरी ऑपरेशंस का रिलेशन भी आपको आपस में बताता है कि दोनों ग्रुप्स के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है. तो हम ये करते हैं कि फाई जो है इसके दो एलिमेंट्स, अगर G1 के मैं दो एलिमेंट्स G1 और लेट्स से H1 स्टार के ऊपर अप्लाई करूं तो ये होमोमॉर्फिज्म अगर फाई है तो इसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी फाई ऑफ G1 हैश फाई ऑफ H1. ओके, तो ये हमें जो भी एक हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा उसमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होंगी. वो क्या होंगी? एक तो ये कि वो सेट्स के दरमियान में हमें एक रिलेशन बताएगा. दूसरी चीज़ हमें क्या बताएगा? दूसरी चीज़ हमें ये बताएगा कि बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं इस मैप के अंदर. अगर ये दोनों चीज़ें उस फंक्शन के अंदर, उस मैप के अंदर मौजूद हों, हम उसको कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है. ये फंक्शन एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है. ओके, तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा. ओके, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे. ओके, सो ये आपके पास डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की फाइनल जो फॉर्मल डेफिनेशन है. आपके पास दो ग्रुप्स हैं. G एक ग्रुप है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार. फिर H एक ग्रुप है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लेट्स से डॉट. अब ये दो ग्रुप्स हैं. मैंने अभी आपको बताया कि होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने का क्या मतलब है कि आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है ग्रुप G से ग्रुप H पे, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व करना चाहिए. यानी अगर आप पहले एलिमेंट्स ऑफ G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और उनके ऊपर फाई अप्लाई करें, राइट, तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया G1 G2 के ऊपर, G1 G2 स्टार आ गया. फिर उसके ऊपर फाई अप्लाई किया. तो जब आप इस एलिमेंट को H के अंदर मैप करेंगे,
सो फाई, जब भी किसी एलिमेंट को के ऊपर आप फाई अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट एच के अंदर चला जाएगा, राइट। फाई जो है जी से एच पे मैप है, तो फाई ऑफ G1 स्टार G2, अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप जी के ऊपर, राइट। तो आप किसी भी दो एलिमेंट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ग्रुप जी के, तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, राइट। जब भी किसी दो एलिमेंट्स के ऊपर इस सेट के आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा। इसका मतलब है G1 स्टार G2 एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, राइट। सो ये एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। जब इसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो फाई ऑफ G1 स्टार G2 ये एलिमेंट है एच का, ओके। इसी तरह आप फाई ऑफ G1 करेंगे तो वो भी एलिमेंट है एच का, तो फाई ऑफ G2 करेंगे तो ये भी एलिमेंट है एच का। अब यहां पे मैंने अप्लाई किया G1 स्टार G2 दो एलिमेंट्स के ऊपर सेट जी के अंदर, ग्रुप जी के अंदर। फिर मैंने इंडिविजुअली उनके ऊपर अप्लाई किया फंक्शन, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा तो फाई ऑफ G1 स्टार G2, ये जो हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें इन दोनों के ऊपर, ये सेम होगा अगर मैं इंडिविजुअली उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करूं और फिर एच का बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि अब ये एलिमेंट्स हैं एच के दोनों, ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब भी बाइनरी ऑपरेशन यूज करूंगा तो फिर एच का बाइनरी ऑपरेशन यूज करूंगा। जी का बाइनरी ऑपरेशन यहाँ वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये जी के एलिमेंट्स ही नहीं है। जी का एलिमेंट, जी का बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप जी का बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप जी के एलिमेंट्स के लिए। तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है उस ग्रुप के ऊपर बात हो रही है। तो जी के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके एलिमेंट्स के ऊपर मैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। जब मेरे पास एच के एलिमेंट्स आएंगे तो उनके ऊपर मैं एच का बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल यूज करूंगा, राइट। ओके, सो अब ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई आपके पास। इसके बाद हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी, कुछ ऐसे मैप्स देखे जो होमोमॉर्फिज्म थे, कुछ ऐसे भी देखे जो होमोमॉर्फिज्म नहीं थे, राइट। फिर हमने इसी डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू किया। हमने कहा कि होमोमॉर्फिज्म है, दो ग्रुप्स के दरमियान में आपको एक रिलेशनशिप बता देता है कि उनके एलिमेंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, एक फंक्शन दे देता है, और ये भी बता देता है कि बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, राइट। सो ये दो चीजें हमें पता चल जाती हैं एक होमोमॉर्फिज्म से, राइट। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप्स जो हैं वो कब एक जैसे होंगे, राइट। हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स, देखने में डिफरेंट ग्रुप्स पड़े हुए, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कहीं वो दोनों ग्रुप्स एक जैसे तो नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स के लिखने में फर्क है लेकिन एक्चुअल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं दोनों ग्रुप्स की सेम है। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास हो जाए कि दोनों ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ उनके एलिमेंट्स को लिखने में फर्क है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रुप्स एक्चुअली एक जैसे हैं, एक नहीं है, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर हैं, राइट। सो एक जैसे ग्रुप्स हैं। तो अगर सबकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम है तो हम इनमें से सिर्फ एक को स्टडी कर लेते हैं ना, सिर्फ एक की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं, बाकी जो ग्रुप्स हैं वो उसके जो उसके उस जैसे हैं, उसके सिमिलर हैं, तो हमें उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा जो काम है, जो प्रॉब्लम है हमारी, वो काफ़ी कम हो जाती है और हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स को स्टडी करने की बजाय हमारे पास कुछ चंद एक ग्रुप्स आ जाते हैं जो उन सब ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनको हम स्टडी कर लें तो हमें बाकी सब ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अब हमने चेक ये करना है कि दो ग्रुप्स आपस में एक जैसे हैं। अब अगर मेरे पास दोनों ग्रुप्स फाइनाइट हैं तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि दोनों में एलिमेंट्स एक जितने हैं। अगर दोनों में एलिमेंट्स ही एक जितने नहीं हैं तो फिर वो ग्रुप्स आपस में सेम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फंक्शन डिफाइन होना दो ग्रुप्स के दरमियान इनफ नहीं है। अगर इसी फंक्शन में आप ये एम्बेड करना चाहते हैं, ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमें ये भी बताए कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान एलिमेंट्स भी सेम है, तो इस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं
अगर हमारे पास दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो मैप है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो फिर हमें ये डेफिनेटली पता चल जाएगा कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, दोनों ग्रुप्स में एक जितने एलिमेंट हैं, राइट। अब इनफाइनाइट के केस में ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बात। इनफाइनाइट के केस में भी हम 1-1 ऑन टू फंक्शन ही यूज करेंगे, लेकिन 1-1 ऑन टू फंक्शन हमें अब ये बता रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं जी के और एलिमेंट्स हैं एच के, उनके दरमियान में एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं काउंट कर सकते, वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं। हमें ये आइडिया है किस तरह के हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं, राइट। तो इस तरह अगर हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके अंदर हम ये दो कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर दें कि फंक्शन जो है आपका 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम ये उस फंक्शन को कहेंगे, उस मैप को कहेंगे कि ये मैप अब आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसी की डेफिनेशन हम आगे कर लें कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है। एक आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव क्या है, फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं अगर फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये कैलकुलस में होपफुली आपने ये डेफिनेशंस देखी होंगी। तो आइसोमॉर्फिज्म कब हो जाएगा, अगर हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है, यानी दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में एक फंक्शन है और वो उसके बाइनरी ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करता है, उसके ऊपर हम बाइजेक्शन की कंडीशन भी अप्लाई कर दें। यानी हम फाइनाइट के केस में बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, राइट। तो अगर हम उनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकें दो ग्रुप्स के दरमियान में, तो हम कहेंगे कि ये मैप जो है ये अब एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो अब कैसे शो करेंगे कि अगर आपने एक मैप डिफाइन किया, लेट्स से फाई आपका एक मैप है ग्रुप जी से ग्रुप एच के दरमियान, ठीक है। लेट्स से इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। आपने ये चेक करना है कि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि फाई एक मैप है। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि फाई एक फंक्शन है, लेकिन ये कंडीशन यूजुअली अगर हमारे पास फंक्शन ही नहीं है तो आगे हम कैसे चलेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपने फाई को एक मैप कहा है, राइट। यहाँ पे हमने कहा है कि अगर एक हमारे पास मैप हो, फंक्शन होगा तो ये चीजें चेक होंगी, राइट। तो इसलिए हमने ये कंडीशंस, इन कंडीशंस में मैप की कंडीशन पहले स्टेट कर दी है कि फाई अगर मैप होगा तो ही आपके पास ये तीनों कंडीशंस बाकी सेंस बनाएंगे। अगर मैप ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो फिर इन कंडीशंस की कोई सेंस नहीं बनती है, ओके। तो आपने ये डिफाइन किया कि फाई एक मैप है जी और एच के दरमियान, ठीक है। फाई एक फंक्शन है, ठीक है। मैप और फंक्शन एक ही चीज होती है। आपने ये डिफाइन कर दिया कि फाई एक फंक्शन है। फिर अगर ये फंक्शन 1-1 हो, फंक्शन ऑन टू हो और ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो है ये भी सेटिस्फाई करता हो, तो हम कहेंगे कि ये फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, ओके। कोई से दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन किया, वो फंक्शन 1-1 भी है, वो फंक्शन ऑन टू भी है और वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, राइट। अब फंक्शन 1-1 कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन 1-1 चेक करने के लिए आप ये कहेंगे कि अगर h के दो एलिमेंट्स, लेट्स से h1 और h2 के लिए, सॉरी g के दो एलिमेंट्स g1 और g2, सो g1 और g2 अगर दो एलिमेंट्स हैं g के और उनका इमेज सेम है, फाई ऑफ g1 सेम है, फाई ऑफ g2 के इक्वल है, दोनों सेम है, दोनों इमेजेस सेम है, फाई ऑफ g1 इज इक्वल टू फाई ऑफ g2। अब आपने, अगर आपका फंक्शन 1-1 होगा देन g1 इज इक्वल टू g2, ओके। अब ये प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी फंक्शन की डेफिनेशन में मौजूद है कि अगर g1 g2 के इक्वल होगा तो फाई ऑफ g1 भी फाई ऑफ g2 के इक्वल होगा, अदरवाइज ये एक फंक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन 1-1 फंक्शन ये कहता है कि अगर दो इमेजेस भी सेम है तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होंगे, ओके। और ऑन टू की कंडीशन ये है
कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए, राइट। जो भी एज के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होने चाहिए, वो सारे यूज हो रहे हो, उनमें से कोई भी मिसिंग ना हो। तो ये हमारे पास ऑन्टो की कंडीशन। और फिर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो आपको ऑलरेडी पता है। जब भी आपको ये चेक करना हो कि फाई एक मैप गिवन है, उसको ये चेक करना है कि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपने ये तीनों कंडीशंस चेक करनी है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फाई एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। अगर नहीं, इनमें से एक भी फेल हो जाएगी तो फाई एक आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इसी की हमने फिर कुछ एग्जांपल्स देखी कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स हमने लिए, उनके दरमियान में कुछ मैप्स डिफाइन करके देखें, और फिर हमने ये चेक किया कि क्या वो मैप्स आइसोमॉर्फिज्म हैं या नहीं है। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अब हमने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया, लेकिन इसका पर्पस क्या है? एक पर्पस तो मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ, बार बार क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ कि हम आइसोमॉर्फिज्म क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल यह है कि हमारे पास फाई एक मैप है आर रियल नंबर से आर प्लस पे, और मैप हमने डिफाइन किया है कि फाई ऑफ एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स के इक्वल है। ओके, राइट। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैप एक आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, आर के ऊपर और आर प्लस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है। अब आर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप बनाएगा नहीं, तो आर जो है ये ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। अब आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्यों ग्रुप नहीं बनाएगा? क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आर प्लस जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है और हर पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर होगा, तो ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसके केस में हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो आर प्लस जो है ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने ये डिफाइन किया है कि आप कोई भी एलिमेंट लें एक्स आर में से, तो आप उसके लिए डिफाइन करें फाई ऑफ एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स के इक्वल है, राइट। अब ये एक मैप है, ई टू द पावर एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, ई टू द पावर एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमें पहले ही पता है कि ई टू द पावर एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो अगर आपको याद हो, आपने ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ भी देखा था, ये आपके कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये कुछ ई टू द पावर एक्स का कुछ इस तरह का सिमिलर लुकिंग ग्राफ है। ओके, तो अब ये जो लाइन है ये 0 को टच कभी नहीं करती है, अनलेस आप ये कहें कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो फिर हम कहेंगे वो 0 हो जाएगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, वो r के अंदर मौजूद नहीं है, राइट। ओके, सो ई टू द पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉरी, यहाँ पे इवन ये ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे इक्वालिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, जो भी आप रियल नंबर लेंगे उसके लिए ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, राइट। तो अब हमारे पास रियल नंबर में से कोई से भी एलिमेंट लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई टू द पावर एक्स की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रियल नंबर ले लें, आपको ई टू द पावर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब ई टू द पावर एक्स की वैल्यू हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है और वो हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कि हर रियल नंबर के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ से मिल रहा है हमें। ओके, तो और वो पॉजिटिव रियल नंबर यूनिक होगा। किस ई टू द पावर एक्स की वैल्यू जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। ओके, तो इसका मतलब है फाई जो है एक फंक्शन तो है। ओके, ये आपने पहले भी देखा है कि ई टू द पावर एक्स फंक्शन होता है। तो फाई इज अ फंक्शन और अ मैप, ठीक है, ये मैप तो है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैप एक आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा
तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेगा r से r प्लस के ऊपर, और फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, वो भी आपको पहले से पता है लेकिन हम दोबारा उसको स्टेट करेंगे। ओके, सो हमने ये एक मैप डिफाइन कर दिया r से r प्लस के ऊपर। एक ग्रुप अंडर एडिशन है, दूसरा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो अब हमने नेक्स्ट क्या चेक करना है। पहली कंडीशन ये है कि फाई को 1 1 होना चाहिए, फाई इज 1 1। ओके, अब अगर मैं दो रियल नंबर्स लूं एक्स वाई आर में से, तो अगर फाई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो फाई ऑफ वाई के, राइट, फाई ऑफ एक्स जो है फाई ऑफ वाई के इक्वल हो, यानी e टू द पावर x जो है वो इक्वल हो e टू द पावर y के। ठीक है, तो प्रूव मैंने ये करना है कि ये जो फंक्शन है इसके लिए x और y दोनों इक्वल हैं। अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फाई एक 1 1 फंक्शन है। ओके, तो अब मैंने ये प्रूव करना है कि x जो है वो y के इक्वल है। अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ, इसके एक से ज़्यादा वेज हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन उनमें से एक ही है। अब आप e टू द पावर y जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, e टू द पावर y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है इससे आप डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। e टू द पावर x ओवर e टू द पावर y आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, e टू द पावर y एक पॉजिटिव नंबर है, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर ये 0 होता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं है, इसलिए हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहां से e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब e टू द पावर x जो है वो 1 होता है, ये 1 होता है इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई जो है वो क्या हो, वो 0। e टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है, इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 नहीं होता है। तो x माइनस वाई अगर 0 होगा तो ये 1 होगा, तो दिस clearly implies x is equal to y। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था फाई ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ y से, और मैंने ये प्रूव कर दिया x भी y के इक्वल होगा। यानी अगर दो रियल नंबर्स का इमेज सेम होगा तो वो रियल नंबर्स भी सेम होंगे। फाई 1 1 फंक्शन है, फाई 1 1 फंक्शन है। ओके, सो मतलब इसका 1 1 का आपको क्लियर होना चाहिए, पहले से आपको आइडिया है, मैंने भी आपको इस कोर्स में डिटेल में बताया कि 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि अब एक फंक्शन के लिए लेट्स से 1 2 3 एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है आपके पास 1 4 6। अब फंक्शन के लिए ये चीज ट्रू हो सकती है कि 1 1 पे मैप हो रहा हो, 2 भी 1 के ऊपर मैप हो रहा हो। ओके, यानी दो वैल्यूज का एक ही इमेज हो सकता है, राइट। सो 1 और 2 का सेम इमेज 1 हो सकता है, लेकिन फंक्शन 1 1 होने का मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेम होगा तो उनका प्री इमेज भी सेम होना चाहिए। 1 1 के केस में ये नहीं हो सकता, मतलब ये कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट का इमेज हो सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट का इमेज नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें ये बताती है, गारंटी करती है कि दोनों सेट्स के ऊपर जो हैं वो अंदर एक जितने एलिमेंट है। फिर इसके अंदर हम ऑन टू की कंडीशन भी अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी इससे आ जाती है, और हमारे पास ये भी पता चल जाता है कि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स में एक जितने हैं। फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स आप नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स के दरमियान, तो हम स्टिल उनके दरमियान में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब ये फंक्शन इस केस में इस तरह डिफाइन हो तो 1 1 नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेट्स से इसको डिफाइन करें, 2 को 4 पे मैप कर दें, 3 को 6 पे, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है। ओके, नेक्स्ट चीज मैंने क्या प्रूव करनी है, नेक्स्ट चीज मैंने ये प्रूव करनी है कि फंक्शन ऑन टू भी है। ओके, और फिर फाइनली मैंने ये चेक करना है कि ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो मैं ये कहूंगा कि ये फंक्शन एक आइसोमॉर्फिज्म है। ओके, तो अब मैंने
ये प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है, तो मैं ये कहूँगा लेट्स से phi इज ऑन टू, ठीक है। ये मैं कंडीशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप प्लीज चेक कीजिएगा। ये बहुत आसान कंडीशन है, इसको इसके चेक करने के लिए ये यूजुअली आसान होती है। क्या चेक करना है आपने कि किसी भी एलिमेंट e टू द पावर x के लिए, किसी भी एलिमेंट e टू द पावर x के लिए आपके पास रियल नंबर में एक एलिमेंट है कि e टू द पावर x उसका इमेज है, राइट। सो ये आपको ये चेक करना है, राइट। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको इनकेस नहीं कर सकेंगे तो इसका प्रूफ आपको इंशाल्लाह आपके लेक्चर नोट्स में भी मिल जाएगा। ओके, सो थर्ड में ये चेक करता हूँ कि फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, यानी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है। ओके, सो अब मेरे पास R जो है वो ग्रुप है, किसके अंडर? ग्रुप है अंडर एडिशन, राइट। तो मैं दो एलिमेंट्स लूँ लेट्स से R के अंदर, ठीक है, और मैंने ये चेक करना है कि फाई ऑफ x प्लस वाई जो है वो इक्वल है फाई ऑफ x टाइम्स फाई ऑफ y, जो भी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है r प्लस के ऊपर, तो r प्लस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, राइट। तो अगर मैं फाई ऑफ x प्लस वाई लूँ तो डेफिनेशन ये है कि फाई ऑफ x जो है वो e टू द पावर x है, तो फाई ऑफ x प्लस वाई जो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब e टू द पावर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x टाइम्स e टू द पावर y, ओके। अब आपको ये क्लियरली पता है कि e टू द पावर x जो होता है वो फाई ऑफ x होता है, और e टू द पावर y जो होता है वो फाई ऑफ y के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ x प्लस वाई जो है वो इक्वल आ गया फाई ऑफ x टाइम्स फाई ऑफ y के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है r का, और राइट हैंड साइड पे बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है r प्लस का, ओके। तो हमने एक मैप डिफाइन किया था फाई r से r प्लस के ऊपर, ओके। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि फाई जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, ओके। फाई एक मैप डिफाइन किया था मैंने r से r प्लस के ऊपर, मैप है r से r प्लस के ऊपर, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ओके। अब हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हम कहेंगे दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं अगर उन दोनों के दरमियान में हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने एक ग्रुप लिया R और R प्लस, एक अंडर एडिशन ग्रुप है, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और मैंने एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है अंडर एडिशन ये आइसोमॉर्फिक है R प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन के, ओके। ये दरमियान में जो सिंबल है इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक टू, ओके। जब भी ये सिंबल लिखेंगे इसका मतलब ये कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, ओके। तो मैंने ये एक प्रूव कर दिया कि R प्लस R अंडर एडिशन और R प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है कि ये दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, ओके। अब हमने शायद आपको ये लग रहा होगा कि R के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, R प्लस के अंदर जो है नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो इन दोनों के दरमियान में ये दोनों ग्रुप्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अब मसला ये है कि R के अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, R प्लस के अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, ओके। तो अब इन दोनों के दरमियान में हमने एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन कर दी। अब उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी है, उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी है, ना उसके एलिमेंट्स का पता है हमें कितने हैं, ना उसके एलिमेंट्स का पता है, लेकिन आपको हर एलिमेंट R के लिए R प्लस में एक एलिमेंट मिल जाएगा। हर एलिमेंट ऑफ R के लिए आपको R प्लस में एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, इस केस में हमें ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि एलिमेंट्स कितने हैं सेट्स के अंदर, क्योंकि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। अगर हम उनके दरमियान एक 1-1 ऑन टू मैप
जो कि होमोमॉर्फिज्म हो डिफाइन कर सकते हैं, तो वो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। अब ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाने का मतलब ये है कि इनके दरमियान में सारी प्रॉपर्टीज सेम है, इन दोनों के दरमियान में प्रॉपर्टीज सेम है। अगर एक ग्रुप इनमें से अगर इन केस साइक्लिक होगा तो दूसरा ग्रुप भी साइक्लिक होगा, अगर एक ग्रुप अबिलियन है तो दूसरा भी अबिलियन है, और इसी तरह बहुत सी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे आ रही हैं, वो हम चेक करेंगे उनको, राइट। तो जब भी दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो, हमने उन दोनों के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करना है। सिंपल, एक दो ग्रुप्स लेने, उनके दरमियान में एक मैप डिफाइन कर दें। अगर आप कोई मैप अगर आपको मिल जाए, ऐसा मैप जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। आगे जाके मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जब दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो वो वाकई फिर एक जैसे हो जाते हैं, राइट। सो ये आगे थोड़ा आगे जाके हमारे पास ये चीजें आएंगी। ओके, तो अभी के लिए अगर आपने दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो आपने उनके दरमियान में एक मैप डिफाइन कर देना है। वो मैप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वो मैप 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशंस अगर उस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं तो वो फंक्शन एक आइसोमॉर्फिज्म है, और हम ही कहेंगे ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो गए, दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं ये आगे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। फाई एक मैप है z से 2z के ऊपर, ये हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल की थी। कैसा मैप है? हर एलिमेंट को 2x के ऊपर मैप कर रहा है। ओके, अब हम इसको भी हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहली कंडीशन, ये एक फंक्शन है, ये क्लियर है, बहुत आसान है इसको देखना। हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1-1 है, ये फंक्शन ऑन टू है और ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। 1-1 मैं चेक करता हूं सबसे पहले। तो अगर आपके पास हो फाई ऑफ x1, कोई एलिमेंट है z का, और ये इक्वल हो फाई ऑफ x2 के, अगेन एलिमेंट है z2 का, तो x1 और x2 जो हैं वो z के एलिमेंट हैं, राइट। सो ये z में से आ रहे हैं। ओके, तो फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2 के इक्वल है। अब बाय डेफिनेशन फाई ऑफ x1 क्या है? ये 2x1 के इक्वल है और ये 2x2 के इक्वल है। अब 2 आप दोनों साइडों से कैंसिल कर दें तो आपको पता आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब है फाई एक 1-to-1 मैप है। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि फाई ऑन टू है, और थर्ड में हमने ये चेक करना है कि ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म। सेकंड कंडीशन ये है कि फाई एक ऑन टू मैप है। ऑन टू कैसे चेक करना है? अगर आपके पास कोई सा भी एलिमेंट हो 2z के अंदर, लेट्स से आपके पास एक एलिमेंट है 2x इन 2z, तो हर एलिमेंट को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको एक एलिमेंट डोमेन में मिलना चाहिए कि वो को डोमेन का एलिमेंट उसका इमेज हो, राइट। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल है। तो 2x जो है वो 2z में है, सो फॉर 2x इन 2z देयर एग्जिस्ट x in z such that phi of x is equal to 2x, right? तो हर एलिमेंट 2x के लिए आप एक x फाइंड कर सकते हैं z में, जिस के 2x जो है वो उसका इमेज होगा। तो हर एलिमेंट जो है 2z का एक इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट का z में से। तो फाई एक ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशन यूजुअली बहुत आसान होती है चेक करनी। अगर ऑन टू हो, आपको पहले देखना पड़ेगा खुद ही कि फंक्शन ऑन टू हो रहा है या नहीं। ये भी, इसकी भी थोड़ी डिटेल आगे आपको पता चलेंगी। अब आपके पास दो कंडीशन हमने चेक कर ली, थर्ड कंडीशन अब हम चेक करना चाह रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हमारे पास ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। वो कैसे प्रूव करेंगे? ये भी आपने लास्ट टाइम हमने किया था। अगर आप दो एलिमेंट्स लें x1 और x2 z में से, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन का है। तो फाई ऑफ x1 प्लस x2 जो है वो ऑफ कोर्स होगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2, और ये क्लियरली इक्वल है 2x1 प्लस 2x2 के। और 2x1 क्या है? फाई ऑफ x1, और 2x2 क्या है? फाई ऑफ x2। दोनों सेट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है। ओके, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म भी हो गया।
ये एक ऑन टू मैप है, ये 1 1 है। इसका मतलब है z और 2z भी आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि z के अंदर तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2z के ऊपर अंदर मौजूद ही नहीं है। जब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो जाएंगे तो हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप एक मैप डिफाइन कर सकते हो दोनों सेट्स के दरमियान कि वो मैप जो है वो एक 1 1 मैप हो, ऑन टू मैप हो और एक होमोमॉर्फिज्म हो, तो ये आपके लिए इनफ होगा। ओके, अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत आसान रिजल्ट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। ये रिजल्ट ये कहता है कि अब आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया हमने। ये कहा कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उन दोनों के दरमियान में एक मैप डिफाइन कर दें आप जो एक आइसोमॉर्फिज्म हो, राइट। अब आपने ये चेक किया कि z के आइसोमॉर्फिक 2z है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 3z लें वो भी z के आइसोमॉर्फिक होगा, 4z लेंगे वो भी z के आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरह अब किसी भी इंटीजर के लिए nz ले लेंगे तो वो भी z के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि z के आइसोमॉर्फिक बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ओके, तो अब ये जो z हमारा ग्रुप है, इसके जितने भी आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैं ये सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात कहने का क्या मतलब है, जब मैं अभी तक ये कहता आ रहा हूं कि जब भी दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी प्रॉपर्टीज वो कंटेन करते हैं वो सब सेम हो जाएंगी। अगर एक भी प्रॉपर्टी आप फाइंड कर लें जो दोनों में डिफरेंट है तो ग्रुप्स कभी भी एक जैसे सिमिलर आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज ही सेम है तो उनमें से एक स्टडी कर लें, बाकी सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, जस्ट एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, वो हमेशा z अंडर एडिशन है ऑफ कोर्स कि आइसोमॉर्फिक होगा। अब मैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसको मैं आइसोमॉर्फिक कर रहा हूं इंटीजर्स के। मतलब ये है कि कोई भी मैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लूं, लेट्स से मेरे पास साइक्लिक ग्रुप को मैं डिनोट कर देता हूं C से, तो मेरे पास ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ही है, वो जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट A से। कोई एक एलिमेंट है जिससे वो जनरेट हो रहा है। तो जनरेट हो जाने का क्या मतलब है कि ये ग्रुप जो है वो a⁴n होगा और n एक इंटीजर है। हम मल्टीप्लिकेशन का लेट्स से बाइनरी ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये जनरेट होगा एक ही एलिमेंट से। कैसे जनरेट होगा, इसका हर एलिमेंट जो है a की पावर्स की फॉर्म में आएगा। ओके, राइट। अब n एक इंटीजर है, ये इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स हैं, तो a⁴n जो है ये भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे, इसकी इनफाइनाइटली मैनी पावर्स। हर z के लिए आपके पास, हर n के लिए आपके पास एक पावर आती जाएगी इसकी a⁴n। इस सेट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स क्लियरली मौजूद हैं, राइट। हर इंटीजर के लिए आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा, एक पावर ऑफ a आ जाएगी। ओके, सो ये एक ग्रुप है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि C इज अ ग्रुप। जब भी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला आप सेट लेंगे वो हमेशा आपके पास ग्रुप बनेगा। इसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब ये आपके पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है ये हमेशा z के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि C जो है वो आइसोमॉर्फिक है z के हमेशा। ओके, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है या हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। ओके, सो हम इसके दरमियान में एक मैप डिफाइन करते हैं। फाई एक मैप है, लेट्स से C से Z के ऊपर। कैसा मैप है, कोई एलिमेंट लेता है an, सारे C के एलिमेंट्स an की फॉर्म में, n कोई इंटीजर है, और फाई ऑफ an को जो है वो n के ऊपर मैप कर देता है। ओके, फॉर ऑल an इन C।
अब n क्या है, n एक इंटीजर है, राइट। a टू द पावर n में n जो है वो एक इंटीजर है, राइट। ये क्लियरली हमें पहले से पता है। तो फाई ऑफ a टू द पावर n एक साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट जो है वो मैप हो रहा है इंटीजर के ऊपर। तो ये मैप डेफिनेटली वेल डिफाइंड है। साइक्लिक ग्रुप से हम इंटीजर्स के अंदर जाना चाह रहे हैं और यही मैप कर रहा है। ये मैप हमें साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स को इंटीजर्स के ऊपर मैप कर रहा है। ओके, तो कोई भी आप साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जिस पावर से वो एलिमेंट आ रहा है वो पावर एज उसके इमेज के लिखते हैं। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैप 1-1 है, ये मैप ऑन टू है और ये मैप होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये तीनों चीजें हमें पता चल जाएं, तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये हमने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया है, कोई कंडीशंस नहीं है इसके ऊपर, कोई भी एलिमेंट ए हो सकता है, तो ये कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अगर इसको मैं प्रूव कर दूं ये इंटीजर्स के आइसोमॉर्फिक है, तो कोई भी एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विल बी आइसोमॉर्फिक टू जस्ट द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ऑफ कोर्स। ओके, तो अब सबसे पहले मैंने ये चेक करना है फाई 1-1 है। 1-1 के लिए क्या चेक करूंगा, अगर मेरे पास हो फाई ऑफ ए एन जो है वो इक्वल हो जाए फाई ऑफ ए एम के। क्या फाई ऑफ ए एन जो है, यानी दो एलिमेंट्स का, सी के दो एलिमेंट्स का इमेज सेम हो जाए, तो उनका प्री इमेज भी सेम होना चाहिए। अब फाई ऑफ ए एन जो है वो इक्वल है फाई ऑफ ए एम के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये होगा कि n जो है वो m के इक्वल है, राइट। यही मतलब है ना कि फाई ऑफ ए एन जो है फाई ऑफ ए एम के इक्वल है, तो हेंस सो अगर n जो है वो m के इक्वल हो जाएगा, तो अब अगर इस n m के इक्वल है तो कोई भी पावर a टू द पावर n जो है वो भी a टू द पावर m के इक्वल होगा, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ ए एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एम से आपको ये पता चल जाता है कि ए एन जो है वो ए एम के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो मैप फाई है वो 1-1 है। अब इसकी अगर आप छोटी सी एग्जांपल देखना चाहें, अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, तो अगर आपके पास है लेट्स से 2 के इक्वल है, राइट। सो अगर आप कोई और एलिमेंट लें 3 स्क्वायर भी 3 स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। सो ये क्लियर है आपके पास, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो अगर एन एम के इक्वल है तो ए टू द पावर एन भी ए टू द पावर एम के इक्वल होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई एक 1-1 फंक्शन है। ये हमने प्रूव कर दिया कि फाई एक 1-1 फंक्शन है। अब अगर आप इसको ऑन टू प्रूव करना चाहें तो फाई इज ऑन टू, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अगेन आपने एक सेंटेंस लिखना है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। कैसे पता चल जाएगा, हर एलिमेंट आप ग्रुप का n इमेज में से कोई एलिमेंट n लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास a टू द पावर n मिल जाएगा आपको साइक्लिक ग्रुप में, सच दैट फाई ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू n, राइट। सो ये आप लिख लीजिएगा। थर्ड में मैंने ये चेक करना है कि फाई जो है एक होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि मैं दो एलिमेंट्स लूँ साइक्लिक ग्रुप के, लेट्स से ए एन और ए एम। अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ ए टू द पावर एन प्लस एम। ओके, अब ये एलिमेंट है ग्रुप सी का, साइक्लिक ग्रुप का, तो अब इसके ऊपर फाई ऑफ ए एन जो है वो हमेशा एन के इक्वल है। तो फाई ऑफ ए एन प्लस एम जो है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस एम के, ठीक है। अब आपको ये क्लियरली पता है कि n जो है वो फाई ऑफ ए एन के इक्वल है और m जो है वो फाई ऑफ ए एम के इक्वल है, राइट। सो आपको ये पता चल जाएगा फाई ऑफ ए एन टाइम्स फाई ऑफ ए एम, फाई ऑफ ए एन प्लस फाई ऑफ ए एम के इक्वल है। ये बाइनरी ऑपरेशन है z का, इंटीजर्स का बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है साइक्लिक ग्रुप्स का, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म भी है, फाई एक 1-1 मैप भी है, फाई एक ऑन टू मैप भी है, राइट। हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म है साइक्लिक ग्रुप किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से इंटीजर्स के ऊपर।
किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से इंटीजर्स के ऊपर हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, राइट? सो phi is an isomorphism from C to Z. अब अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में आपको एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि C जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z के। तो हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इंटीजर्स के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इससे आपको क्या बात पता चल गई? आपको क्लियरली ये बात पता चल गई कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स अब हमारे पास, आप ये समझे कि कॉन्सेप्ट ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास रिड्यूस हो गया है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पूछा जाएगा, उसका क्लियर कट स्ट्रेट आंसर ये है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? इंटीजर्स का ग्रुप होता है। कि इसके अलावा आप ये भी इवन इतना ये कह सकते हैं कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म आपके पास कोई और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो भी आप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिखेंगे वो हमेशा Z के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो अब ये जो ह्यूज क्लास ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हमारे पास सेमिंगली मौजूद थी, ये अब खत्म हो गई, एक ग्रुप के ऊपर रिड्यूस हो गई है। अब आपने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट Z को स्टडी करें, इंटीजर्स के ग्रुप को स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कैसे होते हैं। हमें एग्जैक्टली पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो ये बहुत आसान लेकिन बहुत पावरफुल रिजल्ट है। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो हमेशा इंटीजर्स के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। किसी और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप की आपस में सेम हो जाएंगी। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सो अब हमने ये चेक कर लिया कि कोई भी आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसके? कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा Z के। अब आपने इसी डिस्कशन को हम बहुत डेप्थ में और डिटेल में लेके जा सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी का एक बहुत कंप्लीट कोर्स जो है वो डिज़ाइन होता है अक्सर जगह पे। अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की मैंने बात कर दी, लेकिन फाइनाइट की कोई बात नहीं की। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो हैं उनकी थ्योरी काफ़ी डिटेल है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, अगर इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है तो क्या होगा, डिफरेंट एग्जैक्टली हमें बहुत डिटेल में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स की थ्योरी पता है, लेकिन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी और बहुत फंडामेंटल एक सेंटेंस में हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फाइनाइट ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स का, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा डीप है और उसकी डिटेल में जाने के लिए हमें एक सेपरेट कोर्स की ज़रूरत है। तो हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस कोर्स में, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है C3 वो Z3 के आइसोमॉर्फिक है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, C3 Z3 का आइसोमॉर्फिक है। और ये आइसोमॉर्फिक है किसके? A3 के। 3 एलिमेंट्स के तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों एक ही हैं। हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म है। C3 एक साइक्लिक ग्रुप है, Z3 भी साइक्लिक ग्रुप है, A3 भी साइक्लिक ग्रुप है। ओके, A3 में परमुटेशन एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर्स हैं, और C3 के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब परमुटेशन एलिमेंट्स परमुटेशंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं या नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं या आर्बिट्ररी लिखे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है या नहीं है, क्या उनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए फाइनाइट के केस में। तो अब C3 के अंदर कोई से एलिमेंट्स हैं, Z3 के अंदर
नंबर्स हैं A3 के अंदर, परम्यूटेशंस हैं, ये मैटर नहीं करता है कि एलिमेंट्स किस तरह के, मैटर ये करता है कि क्या उनके दरमियान में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है जो होमोमॉर्फिज्म हो है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं, सबसे पहली बात ये कि ये सारे के सारे साइक्लिक हैं, सारे ग्रुप साइक्लिक हैं। अगर एक भी नॉन साइक्लिक होता ये कभी होमोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते थे। साइक्लिक हैं, सारे के सारे अबिलियन हैं, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। अच्छा, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, यानी ग्रुप्स का ऑर्डर भी सेम है। फिर इनके दरमियान में क्या चीजें कॉमन है, इसके अलावा इनमें ये कॉमन है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज आल्सो सेम। C3 के अंदर एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, Z3 भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, A3 भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। A3 के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 3 है, C3 के अंदर भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 3 है, Z3 के अंदर भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 3 है। तो ये मतलब और 1 का ऑर्डर भी 3 है, आप A ले लेंगे तो उसका ऑर्डर भी 3 होगा, A² ले लेंगे उसका ऑर्डर भी 3 होगा। तो ये आपके पास जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर सेम होगा। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें कॉमन है इनमें, ऑर्डर जो है ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो सेम। ओके, ये आपके पास कुछ मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं जो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में सेम हो। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे अलजेब्राइक इक्वेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो जिसका सॉल्यूशन एक ग्रुप में एग्जिस्ट करता हो और दूसरा ग्रुप उसके आइसोमॉर्फिक हो, तो दूसरे ग्रुप में भी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आगे जाके एक दो बार यूज भी करूंगा और आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अलजेब्राइक इक्वेशंस की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर C3 के अंदर आप एक इक्वेशन लिखें, उसका सॉल्यूशन अगर C3 में एग्जिस्ट करता है, तो अगर A3 C3 के आइसोमॉर्फिक है तो A3 के अंदर भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्टिल ग्रुप्स जो हैं आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे आपस में। तो बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म जो है वो आपको ये बता देता है कि दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनकी बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है। तो हमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में वरी करने की जरूरत है, बाकी जो उसके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमें वरी करने, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप को स्टडी करें और बाकी सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी सब उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको अगर आपने दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो, आपके पास दो ग्रुप्स हैं G1 और G2, आप ये शो करना चाह रहे हैं कि शो दैट G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। आपने क्या शो करना है, पहली चीज आप ये शो करेंगे कि देयर इज अ मैप, let's say phi from G1 to G2। हमने सबसे पहले एक मैप डिफाइन करना है G1 से G2 पे। दूसरी चीज आप क्या शो करेंगे, phi is 1 1, phi is 1 1, मैप को 1 1 होना चाहिए। थर्ड ये है कि phi is onto, ठीक है। और फोर्थ ये है कि phi is a homomorphism। अगर आपके पास ऐसा एक मैप मिल जाए दो ग्रुप्स के दरमियान, हम कहेंगे दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं, राइट। तो हमने ये बात कर दी कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब होंगे। अब फंडामेंटल क्वेश्चन जो पीछे रहता है वो ये है कि क्या सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं एक दूसरे के, क्वेश्चन है, राइट। हम दो ग्रुप्स ले रहे हैं, उनके दरमियान में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया, कुछ केसेस में हमने कर लिया,
तो अब क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये है कि क्या सारे ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो नेचुरल आंसर इसका ये है कि ऑफ कोर्स सारे ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, अदरवाइज तो सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक ही हो जाएं और हमें ग्रुप थ्योरी हमारी कोलैप्स कर जाए। हमारे पास एक ही अगर ग्रुप है तो उसको स्टडी करने के लिए हमें इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होते, एक्चुअल में बहुत थोड़े ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, ज़्यादातर ग्रुप्स जो हैं वो आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं आपस में। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ऐसे ग्रुप्स की बात करेंगे जो आइसोमॉर्फिक नहीं है। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की हमने बात कर ली, नेक्स्ट टाइम हम उन ग्रुप्स की बात करेंगे जो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आज के लिए मैं आपके लिए जो हमने आज किया थोड़ा सा उसको समराइज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलेंगे। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले लेक्चर के उनको रिवाइज किया। मैं आपको दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी के लिए, और इवन किसी भी अलजब्राइक कॉन्सेप्ट में अगर आप बात करेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो बहुत फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब आइसोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप्स आपस में सेम या सिमिलर कब होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारा आंसर इस तरह हम इसको आंसर करते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में अगर आप एक मैप डिफाइन कर दें फाई, वो मैप कैसा हो, वो मैप आपके पास 1-1 हो, मैप ऑन टू भी हो और मैप होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। ओके, जब दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो फिर हमारे पास हमने ये देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो जाती हैं। वो ग्रुप्स वाकई आपस में सेम या सिमिलर होते हैं, सिवाय ये कि उनके एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से लिखे हुए होते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनकी बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की वो सेम होती हैं। ओके, तो जब हमारे पास दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि अब सारे ग्रुप्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो जितने भी आइसोमॉर्फिक है उनमें से एक चूज कर लें, उसको स्टडी करें, बाकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। फिर हमने एक बहुत पावरफुल रिजल्ट देखा कि आप कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लें, कोई सा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लें, वो हमेशा z के आइसोमॉर्फिक होगा, इंटीजर्स के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स फिर एक ही रह गया बाकी, जिसके बारे में हमें वरी करने की जरूरत है। वो क्या है, z अंडर इंटीजर्स। आपने उस ग्रुप को स्टडी कर लिया, बाकी सब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, तो फिर इन द एंड हमने अगर प्रूव करना हो कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो आपने उनके दरमियान में एक मैप डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। कैसा फंक्शन, वो फंक्शन एक 1-1 फंक्शन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अगर ये प्रॉपर्टीज उस फंक्शन में मौजूद हैं तो वो फंक्शन एक आइसोमॉर्फिज्म होगा और ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे। राइट, तो इस पे मैं आज की इस डिस्कशन को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कुछ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की बात करेंगे, ऐसे ग्रुप्स जो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और बहुत जल्दी हम अपना ग्रुप थ्योरी का कोर पार्ट जो है वो क्लोज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you in the next lecture. Thank you very much.